नमस्कार। आज हम मुंशी प्रेमचंद की एक बहुत ही असरदार कहानी परीक्षा की दुनिया में उतर रहे हैं। बिल्कुल। परीक्षा एक ऐसी कहानी जो सोचने पर मजबूर कर देती है। हाँ, हमारे पास इस कहानी के वो हिस्से हैं जो मतलब दिल को छू जाते हैं। और आज हमारी कोशिश रहेगी कि हम समझें कि किरदारों के मन में क्या चल रहा था। खासतौर पर वो नादिर शाह का किरदार है ना। जरूर, लेकिन उसके भी अपने कुछ कह सकते हैं अजीब से उसूल थे। सही कहा। और उसके सामने थे दिल्ली के वो अमीर लोग जिनकी शानो शौकत तो थी, पर शायद इज्जत खोखली हो चुकी थी। यही विरोधाभास तो कमाल का है। एक जालिम हमलावर और एक ढहते साम्राज्य के कुलीन वर्ग का टकराव। और ये हमें इज्जत, पतन और इंसान के स्वभाव के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। तो चलिए आज खोलते हैं इस कहानी की परतें। कहानी शुरू होती है और हमें सीधा दिल्ली के एक ऐसे मंजर में ले जाती है जहां बस खौफ ही खौफ है। हाँ, नादिर शाह की फौज शहर में है और कत्लेआम मचा हुआ है। प्रेमचंद ने जैसे लिखा है, लगता है जैसे गलियों में इंसानी खून की नदियां बह रही हैं। चीख पुकार, डर बिल्कुल। बाजार बंद हैं, लोग घरों में छुपे हुए हैं। और लूटपाट, आगजनी, यहां तक कि रईसों की बेगमों को भी मतलब बेइज्जत किया जा रहा है। ईरानी सिपाहियों की वो अतृप्त रक्त पिपासा हम्म। प्रेमचंद ने बहुत सजीव चित्रण किया है। हाँ, पढ़ के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो पैशाचिकता, वो क्रूरता। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि प्रेमचंद ये भयानक तस्वीर सिर्फ हमें डराने के लिए नहीं दिखाते हैं। अच्छा, तो फिर ये जो बाहरी वहशीपन है, ये असल में आप कह सकती हैं उस अंदरूनी नाटक के लिए एक पृष्ठभूमि तैयार कर रहा है जो कहानी के केंद्र में है। अंदरूनी नाटक मतलब ये बर्बरता एक तरफ और दूसरी तरफ दिल्ली के शासकों की, रईसों की, उनकी बेगमों की अपनी हालत। ये बाहरी हिंसा उस खोखलेपन का आईना है जो दिल्ली के समाज में भीतर ही भीतर था। हाँ, समझ गया। ये बस शुरुआत है, असली टकराव तो भी बाकी है। बिल्कुल। और जैसा आपने कहा, इस बाहरी खौफ के ठीक उलट कहानी हमें दिखाती है कि हमले से पहले दिल्ली कैसी थी। हाँ, वो ऐशो आराम में डूबी हुई दिल्ली। रईसों के घर वो तो जैसे सजावट और दिखावे के सामान से अटे पड़े थे। और औरतें बस बनाव सिंगार, पुरुष बस सुख भोग। राजनीति की जगह शेरो शायरी ने ले ली थी। और पैसा जैसे पानी की तरह बह रहा था। हाँ, पूरे मुल्क से खिंचकर आता और यहाँ उड़ा दिया जाता। वेश्याओं की चांदी थी, जैसा कहानी में लिखा है। और मनोरंजन भी कैसा, तीतर लड़ाना, बटेर लड़ाना, बुलबुलों के मुकाबले करवाना। तुच्छ मनोरंजन, बिल्कुल। ऐसा लगता था जैसे पूरा शहर एक विलास निद्रा में मग्न था। बेहोशी की नींद में, और बाहर तूफान पल रहा था। हाँ, और ये जो ऐशो आराम था, ये सिर्फ मजा नहीं था, ये एक मरते हुए साम्राज्य का लक्षण था। लक्षण किस तरह का? ये दिखाता है कि समाज अपनी ही कमजोरी से कितना अंधा हो चुका था। ये नैतिक और सामाजिक पतन था। वास्तविकता से बिल्कुल कटे हुए। हाँ, और इसी विलासिता ने उन्हें कमजोर बना दिया था, न सिर्फ शारीरिक रूप से बल्कि आत्मा से, सम्मान के स्तर पर भी। जरा सोचिए, नादिर शाह जिसकी सारी जिंदगी जंग के मैदानों में गुजरी, जब उसने ये सब देखा होगा महलों में। हाँ, उसके लिए तो ये बिल्कुल अलग दुनिया होगी। बिल्कुल, उसके लिए ये शायद सिर्फ दौलत नहीं बल्कि रूह के सड़ने का प्रतीक था। और बस यहीं से कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर आती है, वो परीक्षा। हाँ, वो निर्णायक क्षण। नादिर शाह कत्लेआम के बाद महल में दाखिल होता है। वो सारी शान शौकत देखता है और फिर दीवाने खास में बैठ जाता है। और फिर वो चौंकाने वाला हुक्म देता है। हाँ, पहले सरदारों को भेजता है, अपने हथियार उतार कर रखता है और फिर दारोगा को बुलाकर कहता है। क्या कहता है? कहता है, मैं शाही बेगमों का नाच देखना चाहता हूँ। तुम इसी वक्त उनको खूब अच्छे कपड़ों और गहनों में सजाकर मेरे सामने लाओ। बाप रे। और चेतावनी देता है, खबरदार जरा भी देर ना हो, मैं कोई बहाना या इनकार नहीं सुनूंगा। कोई सोच भी नहीं सकता था ऐसा। दारोगा का तो हाल ही बुरा हो गया होगा, होश उड़ गए होंगे उसके। जाहिर है उन शाही औरतों की ऐसी बेइज्जती, जिनके बारे में कहते सूरज ने भी नहीं देखा। लगता था जैसे खून बहाने के बाद भी उसका दिल नहीं भरा। पर नादिर के सामने कौन बोलता? दारोगा बेचारा सिर झुकाए रनिवास पहुंचता है, हुक्म सुनाता है। पूरे रनिवास में मातम छा जाता है। बेगमों का क्या हाल हुआ होगा? हद बुद्धि, जैसे सुन्न पड़ गई। जालिम को कोसती हैं, खुदा रसूल को याद करती हैं, मदद मांगती हैं। लेकिन और ये बात प्रेमचंद खास तौर पर लिखते हैं, किसी की भी नजर पास पड़ी कटार या तलवार पर नहीं जाती। ये बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर जब उनमें कई राजपुतानियों का खून था। हाँ,
जिनके खून में बहादुरी की कहानियां थीं, फिर भी किसी ने हथियार उठाने की नहीं सोची। और यही सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्यों? इतना बड़ा अपमान सामने था, वो रिवायत थी, फिर भी विरोध का ख्याल क्यों नहीं आया? प्रेमचंद इसका जवाब देते हैं क्या? आदत, इसने उस पुरानी आग, वो जौहर वाली हिम्मत को ठंडा कर दिया था। अच्छा, मतलब ऐशो आराम ने अंदर की हिम्मत खत्म कर दी। बिल्कुल। जब इंसान सिर्फ सुख भोगने का आदी हो जाता है तो उसका आत्मसम्मान, उसकी अंदरूनी ताकत वो खत्म हो जाती है। उनमें इतनी भी हिम्मत नहीं बची थी कि अपनी इज्जत बचाने का कोई रास्ता सोचें। बस किस्मत को कोसने लगीं। और फिर वो सबसे दर्दनाक बात, अपमान के लिए खुद को सजाना। हाँ, ये तो त्रासदी की पराकाष्ठा है। आंखों में आंसू है पर सुरमा लग रहा है, दिल में शोक है पर बदन पर इत्र मला जा रहा है, बाल गूंधे जा रहे हैं, मांगों में मोती। एक भी आवाज नहीं उठी कि बस अब और नहीं। कोई नहीं। और फिर वो पल आता है जब ये सजी धजी पर अंदर से टूटी हुई बेगमें नादिर शाह के सामने लाई जाती हैं। कैसा रहा होगा वो मंजर? बेगमें जेवरों से जगमगा रही हैं लेकिन खौफ से कांप रही हैं, सिर झुकाए। नादिर शाह पहले उन्हें तिरछी नजरों से देखता है, फिर मसनद का सहरा लेकर लेट जाता है, तलवार और कटार सामने रखता है और सोने का नाटक करता है, खर्राटे भी लेता है। सोने का नाटक क्यों? शायद ये भी परीक्षा का ही हिस्सा था। बेगमें बेजान मूर्तियों की तरह खड़ी रहती हैं, कुछ घूंघट से उसे देखकर फुसफुसाती हैं, कितना भयानक चेहरा है, कैसी आंखें हैं। डर का माहौल बना रहा है। बिल्कुल। और फिर कहानी का वो मोड़ जो सब कुछ बदल देता है। जब वो जागता है। हाँ, करीब आधे घंटे बाद नादिर शाह अचानक आंखें खोलता है। बेगमों के दिल दहल जाते हैं, अब ये नाचने को कहेगा। वो शायद मन में सोच रही होंगी कि अब नहीं सहेंगी, जान दे देंगी। हाँ शायद, लेकिन नादिर शाह कुछ और ही कहता है। उसकी आवाज में सख्ती है। क्या कहता है वो? वो कहता है, ऐ खुदा की बंदियों, मैंने तुम्हारा इम्तिहान लेने के लिए तुम्हें यहाँ बुलाया था और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि तुम्हारे बारे में मेरा जो शक था वो हर्फ बहर्फ सच निकला। इम्तिहान मतलब नाच का इरादा नहीं था? नहीं, वो आगे कहता है कि जब किसी कौम की औरतों में गैरत यानी इज्जत का ख्याल, स्वाभिमान नहीं रहती तो वो कौम मुर्दा हो जाती है। वो बस यही देखना चाहता था। अच्छा, तो ये थी उसकी परीक्षा। हाँ, वो कहता है कि उसका इरादा बेइज्जती करना नहीं था, वो कोई अयाश नहीं है, वरना फारस में बेहतर गाने बजाने का मजा ले सकता था। उसे सिर्फ इम्तिहान लेना था। और उसे अफसोस है कि उनमें गैरत नहीं बची। बिल्कुल। और फिर वो चुपता हुआ सवाल पूछता है, क्या ये मुमकिन न था कि तुम मेरे हुक्म को पैरों तले कुचल देती? और जब तुम यहाँ आ ही गई तो मैंने तुम्हें एक और मौका दिया, सोने का बहाना करके। क्या ये मुमकिन न था कि तुम में से कोई एक इस कटार को उठाकर मेरे जिगर में चुभा देती? बाप रे, ये तो। वो कुरान की कसम खाकर कहता है कि अगर किसी ने ऐसा किया होता तो उसे बेहद खुशी होती और वो उस हिम्मत वाले हाथ के सामने अपनी गर्दन झुका देता। ये तो कमाल की बात कह दी उसने। उसे गहरा दुख है कि तैमूर के खानदान की एक भी बेटी अपनी खुर्मत बचाने के लिए हाथ उठाने वाली नहीं निकली। और इसी बिना पर वो फैसला सुनाता है। हाँ, वो कहता है अब ये सल्तनत जिंदा नहीं रह सकती, इसकी हस्ती के दिन गिने हुए हैं, इसका निशान बहुत जल्द दुनिया से मिट जाएगा। एक तरह से उसने सल्तनत का भविष्य तय कर दिया उनकी अंदरूनी हालत देखकर। बिल्कुल। फिर वो उन्हें जाने को कहता है और जाते जाते एक और ताना देता है, जाओ, अगर हो सके तो अब भी सल्तनत को बचाने की कोशिश करो, वरना इसी तरह हवस की गुलामी करते हुए दुनिया से चली जाओगी। कितना अजीब, कितना पेचीदा किरदार है ये नादिर शाह का, है ना? एक तरफ वो बेरहम कातिल लुटेरा और दूसरी तरफ गैरत मतलब इज्जत और स्वाभिमान का ऐसा पुजारी कि अपने दुश्मन में भी वही ढूंढ रहा है। उसकी ये परीक्षा किसी जिस्मानी ख्वाहिश के लिए नहीं थी। खरा था। और उसका जो अंदाजा था दिल्ली के शासक वर्ग के बारे में कि वो अंदर से खोखले हो चुके हैं, वो सही साबित हुआ। हाँ, बेगमों की वो बेबसी, उनका हथियार न उठाना, ये उसके लिए इस बात का सबूत बन गया कि सल्तनत अंदर से मर चुकी थी। और यही वो विरोधाभास है जिसकी हम शुरू में बात कर रहे थे। बिल्कुल, कि हमलावर अपनी सारी क्रूरता के बावजूद इज्जत के मामले में एक ज्यादा मजबूत, भले ही अजीब सा उसूल रखता हुआ दिख रहा है उन लोगों की तुलना में जिन पर उसने हमला किया। उसने दिल्ली को तलवार से जीता, पर इस परीक्षा से दिखा दिया कि दिल्ली अपनी आत्मा पहले ही हार चुकी थी। सही कहा। तो आखिर में इस सब का क्या मतलब निकाले हम? प्रेमचंद की परीक्षा सिर्फ इतिहास नहीं है। नहीं, ये एक तहजीब के पतन का, एक समाज के अंदरूनी खोखलेपन का गहरा मनोवैज्ञानिक अध्ययन है। ये दिखाती है कि बाहरी ताकत से ज्यादा खतरनाक अंदर की कमजोरी होती है। हाँ, और ये इज्जत, स्वाभिमान और मुश्किल हालात में इंसान के चुनाव पर बहुत गहरे सवाल उठाती है। कैसे? हद से ज्यादा ऐशो आराम इंसान की उस अंदरूनी ताकत,
उस गैरत को ही खत्म कर सकता है जो जीने के लिए जरूरी है। बिल्कुल, ये सिर्फ इतिहास नहीं, इंसान के अंदर की लड़ाई है। और कहानी खत्म होने के बाद भी एक सवाल मन में रह जाता है, जिसका शायद कोई सीधा जवाब नहीं है। क्या सवाल? ये जो नादिर शाह ने किया, जिसे वो परीक्षा कह रहा है, क्या वो खुद जुल्म का एक और तरीका नहीं था? मतलब पहले से डरे हुए लोगों पर एक और बोझ डालना? हाँ, उन्हें मौत और बेइज्जती के बीच चुनने पर मजबूर करना। या फिर वो वाकई एक कड़वा आईना था जो सल्तनत को उसकी असली हालत दिखा रहा था। ये सोचने वाली बात है। और जब जान ही दांव पे लगी हो, तब सच्ची गैरत का मतलब क्या होता है? क्या जिंदा रहना ज्यादा जरूरी है या इज्जत? ये ऐसे सवाल हैं जो कहानी हमारे लिए छोड़ जाती है। बिल्कुल, सोचने के लिए।